हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम बच्चों को हमारी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही होगी, साथ ही साथ स्क्रीन भी आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी। अगर सारी की सारी चीज़ें क्लियर है तो एक बार मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यस सर कमेंट करिए, सारे के सारे बच्चे। चलिए, जैसा कि आप तमाम बच्चों को पता है कि कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ भारत के स्वतंत्र मध्ययुगीन भारत के मध्यकालीन भारत के हमने कुछ स्वतंत्र राज्यों के बारे में पढ़ा था। उस स्वतंत्र राज्य में सबसे पहले बच्चों हमने बहमनी साम्राज्य पर चर्चा किया था। बहमनी साम्राज्य को हमने देखा कि 5 दक्कन सल्तनत में वो टूटता है और उसके अलग अलग संस्थापक होते हैं, अलग अलग वंश का वहाँ पर शासन होता है। ठीक है, उन तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसी समय जिस तरह से आपने देखा कि एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है जिसे बहमनी साम्राज्य कहते हैं, उसी समय में एक हिंदू साम्राज्य की भी बच्चों स्थापना होती है जिसको कहा जाता है विजयनगर साम्राज्य। क्या कहते हैं बच्चों? तो विजयनगर साम्राज्य उसे कहा जाता है। और इसकी स्थापना, जैसा कि आप तमाम बच्चों को पता ही है, जैसा कि आप तमाम बच्चे जानते ही हैं, ठीक है, इस विजयनगर साम्राज्य की बच्चों अगर हम बात करें, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, एक सेकेंड का। हाँ बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें ना, तो ये विजयनगर साम्राज्य दो भाइयों के द्वारा स्थापित किया गया था, यानी कि इसकी स्थापना दो भाइयों के द्वारा की गई थी, जिसमें एक भाई का नाम था हरिहर और दूसरे भाई का नाम था बुक्का। हरिहर और बुक्का दोनों भाई ने मिलकर के मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही इसे दक्षिण भारत में क्या किया था, इस राज्य के साम्राज्य की स्थापना की थी, जिस साम्राज्य का नाम पड़ा था विजयनगर साम्राज्य। दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, याद रखिएगा, आगे वैसे उनका जिक्र होगा। अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें, इस साम्राज्य की समय का काल का बात करें, तो ये साम्राज्य बच्चों 1336 से लेकर के 1652 तक चला था, यानी काफ़ी लंबे चौड़े समय तक क्या हुआ था, ये चला हुआ था साम्राज्य। इस साम्राज्य में 4 अलग अलग वंश के लोगों ने शासन किया था। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि संगम वंश वाले शासन किए थे, संगम वंश ने इस पर शासन किया था, जिनका शासनकाल 1336 से लेकर 1485 तक रहा। उसके बाद दूसरा वंश आता है जिस वंश का नाम है सालू वंश। सालू वंश 1485 से लेकर के 1505 तक रहा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा जो वंश आता है वो वंश है तुलु वंश, और तुलु वंश का शासन 1505 से लेकर के 1565 तक रहा। उसके बाद अगर हम बात करें आरवीडू वंश की, तो आरवीडू वंश सबसे आखिरी वंश है, आरवीडू वंश, और इसी की तरह विजयनगर साम्राज्य का पतन यानी कि अंत होता है। ठीक है, अगर हम आरवीडू वंश की बात करें बच्चों, तो 1570 से लेकर के 1652 तक ये वंश चलता है। आइए आज की क्लास में हम बारी बारी से इन तमाम वंशों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इन तमाम वंश में कौन कौन से शासक आए, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, किन का कार्य सबसे बेहतर रहा, उन तमाम शासकों एवं महान शासकों के बारे में हम लोग इसी चैप्टर और इसी टॉपिक और इसी आज के क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप तमाम बच्चों को सारी की सारी चीज़ें क्लियरली सुनाई दे रही है, आवाज़ साथ ही साथ चीज़ें क्लियर रूप से दिखाई दे रही है। अगर हर एक चीज़ क्लियर है तो फटाफट आप लोग कमेंट और लाइक करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो आइए, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों संगम वंश, हालांकि संगम वंश के शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस विजयनगर साम्राज्य का ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, इसके संस्थापक पर जिक्र कर लेते हैं, वो जिसका नाम था हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम इन चीज़ों पर चर्चा करें। अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है, यानी लेना क्या है, ले ही लीजिए, सारे के सारे बच्चे, सही रहेगा आपके लिए। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ें, और आगे बढ़ करके हम देखते हैं कि सबसे पहला वंश इसके अंदर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम अगर विजयनगर साम्राज्य के ओवरव्यू यानी कि इस पर चर्चा करें बच्चों कि क्या है विजयनगर साम्राज्य, तो इस विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप जानते हैं इसके संस्थापक की बात करें तो हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर के, अब ध्यान रखिएगा ये दोनों भाई थे, अब दोनों याद रखिएगा क्या थे, दो भाई थे, ये दोनों भाई हैं, और ये दो भाई मिलकर के क्या करते हैं, इसे इसकी स्थापना करते हैं, और स्थापना ही नहीं, वो अपनी राजधानी बनाते हैं एनेगोंडी को। हालांकि आप जानते हैं 4 वंश का शासन हुआ, तो जरूरी नहीं है कि चारों के चारों वंश के लोग, चारों के चारों वंश के लोग एक ही जगह को राजधानी बना करके रखे। अलग अलग वंशों में राजधानी भी परिवर्तित होते गए हैं। ठीक है, अलग अलग जब शासक आया तो अपने अपने अनुसार, अपने इच्छा अनुसार क्या किया है, राजधानी को बदला है। जैसे आप देखते हो किसी घर में पिता ने एक बेड या गोदरेज उठा करके यहाँ रखा, बेटा उसको उठा करके उस साइड शिफ्ट करता है, उसका बेटा उस साइड शिफ्ट करता है, या हो सकता है हमने घर यहाँ बनाया, कोई वहाँ बनाया, कोई कहीं और बनाया, अपनी इच्छा के अनुसार। ठीक है, उसी तरह से अलग अलग वंशों में क्या होता है बच्चों कि इसकी राजधानी, इसकी कैपिटल भी परिवर्तित होती रहती है, स्थानांतरित होती रहती है। सबसे पहले जो राजधानी बना था एक वंश में वो था एनेगोंडी, एक जगह है एनेगोंडी, दूसरा है विजयनगर में बना, तीसरा है बच्चों पेनोकोंडा में बना, और चौथा चंद्रगिरी में जाकर के आखिरी में बना। ठीक है, 4 वंशों ने 4 राजधानी बनाए। प्रेजेंट नाम अगर हम बात करें कि अभी वर्तमान में, ठीक है, इस विजयनगर साम्राज्य की विजयनगर का नाम क्या है, वर्तमान में बच्चों इस विजयनगर का नाम हम्पी है, या इसी को हम लोग हस्तिनावती भी कहते हैं, और यह कर्नाटक में है। हस्तिनावती कहाँ है बच्चों, तो कर्नाटक में। हस्तिनावती कहाँ पर है, तो मेरे प्यारे बच्चों कर्नाटक। ठीक है,
हस्तिनावती कर्नाटक में, और इसको हम लोग अभी वर्तमान में क्या कहते हैं, हम्पी, वर्तमान में इसे हम्पी कहा जाता है। ठीक है, आगे आइए देखते हैं इसके ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर इसके हम औपचारिक भाषा की बात करें, इसके ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें बच्चों, तो वह लैंग्वेज इसका तेलुगु है। क्या है, तेलुगु। हालांकि तेलुगु की स्पेलिंग गलत है, TELUGU होता है तेलुगु। ठीक है ना, तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज बच्चों क्या है, तेलुगु है। अगर हम बात करें कि उस समय धर्म कौन सा था, कौन सा रिलीजन ये लोग मानते थे, तो उस समय शैव धर्म चलता था। एक्सेप्ट मतलब केवल छोड़ करके, किसको, कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय को छोड़ करके सारे के सारे लोग शैव धर्म के अनुयायी थे। लेकिन केवल कृष्णदेव राय ही एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने समय में वैष्णव धर्म को धारण किया हुआ था, वैष्णव धर्म का अनुयायी हुआ करते थे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों सारी की सारी चीज़ें इसमें पॉइंट क्लियर है, तो आप लोग इस सर कमेंट करिए, और साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिए, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए विजयनगर साम्राज्य पर हम लोग हालांकि इन चीज़ों पर कल भी चर्चा किए होते, और आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले उस वंश के बारे में जिस वंश का नाम है संगम वंश। यहाँ से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे संगम वंश के बारे में कि आखिर क्या है संगम वंश। ठीक है, सॉरी फॉर डैट। आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जानेंगे संगम वंश के बारे में। संगम वंश 1336 से लेकर के 1485 तक ये बस चलता है। ठीक है, 1336 से लगभग मतलब कि 100-150 साल के आसपास में ये बस चलता है। काफ़ी लंबा चौड़ा बस चला। ठीक है ना, 149 साल के आसपास। इस वंश का जो पहला शासक, फर्स्ट रूलर थे, उनका नाम है वही भाई हरिहर प्रथम। ठीक है, बड़ा भाई था हरिहर प्रथम, छोटा भाई था बुक्का। ठीक है, हरिहर प्रथम के द्वारा इसमें शासन किया गया 1336 से लेकर के 1356 तक। 1336 से बच्चों 1356 तक इसमें शासन हुआ। किसका, फर्स्ट रूलर, प्रथम शासक कौन रहा इसका, हरिहर प्रथम संगम वंश का। ठीक है, उसके बाद बच्चों उसने पहली राजधानी एनागोंडी को बनाई थी, लेकिन बाद में उसको स्थानांतरित करके विजयनगर को राजधानी बना लिया। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि बताइए संगम वंश में सबसे पहली राजधानी कहाँ बना, तो एनागोंडी, और दूसरी राजधानी कहाँ बना, तो विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर बना। ठीक है, सॉरी कह ही कनकॉर्ड होयसल राज्य, इसने होयसल राज्य को भी अधिकार कर लिया था, उस पर भी अधिकार कर लिया था। और इसका एक भाई था जिस भाई का नाम था बुक्का प्रथम। अभी हमने चर्चा किया था इससे पहले भी कि हरिहर और बुक्का दोनों भाई ने मिल करके ही इस साम्राज्य की स्थापना की थी, जिस साम्राज्य का नाम है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है ना, इसके भाई का नाम है बुक्का प्रथम। यह अगला शासन की बागडोर संभालता है, लेकिन इसके एक बेटा है जिसका नाम है कंपन, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। 1356 से लेकर के बच्चों 1377 तक आपने देखा कि 1336 से 1356 तक ये हरिहर प्रथम शासन करता है। उसके बाद शासनकाल आता है किसका, बुक्का प्रथम का, 1356 से लेकर के 1377 तक बुक्का प्रथम शासन करता है। यहाँ तक आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद जो अगला शासन होता है ना, वह होता है बुक्का प्रथम का। अगर हम बात करें बच्चों बुक्का प्रथम की, तो सबसे पहले आपने देखा 1356 से लेकर के 1377 तक इसका शासन चलता है। सबसे पहले बच्चों हम अगर बात करें, हेडिंग दे दें किसकी, तो बुक्का प्रथम की। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए है बुक्का फर्स्ट। ठीक है ना, इसके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि 1356 से लेकर के 1377 तक बच्चों इसका क्या हुआ है, कार्यकाल रहा है। क्लियर है चीज़ें। इसका एक बेटा था, उसके बेटे का नाम था कंपन। इसका जो सन था, बेटा था, उस बेटे का नाम क्या था, बेटा था यह, बेटा का नाम था कंपन। ठीक है ना, उसके बाद आपने देखा कि यह, जैसा कि आप जानते हैं कि ये बुक्का प्रथम एक महान योद्धा, राजनीतिज्ञ और विद्या प्रेमी थे। महान योद्धा के साथ साथ राजनीतिज्ञ भी थे, और राजनीतिज्ञ के साथ साथ यह विद्या प्रेमी भी थे। ठीक है, उसके बाद इनको पूर्वी, पश्चिमी एवं दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा जाता था, यानी कि पूरा पश्चिम और दक्षिण सागर पर भी इनका पूरा का पूरा अधिकार था। उसके बाद इन तमाम बातों की जानकारी जो हमें मिलती है जिस स्रोत से, उस स्रोत का नाम है मधुरा विजम, बहुत प्रसिद्ध बुक है। ठीक है, मधुरा विजम, और यह मधुरा विजम या विजयम यह लिखा गया है गंगा देवी के द्वारा। यह किसके द्वारा लिखा गया है, गंगा देवी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, यह जो मधुरा विजयम है बुआ, यह बुक किसके द्वारा लिखा गया है, कहेगा कि सर जी यह बुक लिखा गया है गंगा देवी के द्वारा। ठीक है, इनको टाइटल मिला था। टाइटल का मतलब हिंदी होता है उपाधि। टाइटल का हिंदी अर्थ क्या होता है बच्चों, टाइटल का हिंदी अर्थ होता है हमारा उपाधि। ठीक है ना, इनको उपाधि मिला था किस चीज़ का, तो उपाधि इनको मिला था बच्चों वेद मार्ग प्रतिस्थापन। वेद का मतलब आप लोग जानते हैं
जहाँ पर ज्ञानों को संचित करके रखा गया है, ठीक है। तो वेद मार्ग का प्रतिस्थापन भी इनको कहा जाता था, इनको उपाधि मिला था वेद मार्ग प्रतिस्थापन का। क्यों? क्योंकि ये एक विद्या प्रेमी व्यक्ति थे, विद्या से इनको बहुत ज़्यादा प्यार था, प्रेम था, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम काफ़ी तेज़ी से पढ़ा रहे हैं, काफ़ी फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं हम अपने स्पीड को थोड़ा सा कम कर लेंगे बच्चों, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आपको समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आती है तो मैं अपनी स्पीड को अगली क्लास में कम करके लाऊंगा, इस क्लास में भी कम कर लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं। कमेंट करिए। अगला बच्चों आता है इसके बाद जो दूसरा शासक, अच्छा बच्चों एक मिनट, कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए ना। हाँ, तो बच्चों दूसरा जो शासक आता है उस शासक का नाम है हरिहर द्वितीय। दूसरा शासक कौन आता है बच्चों? हरिहर द्वितीय आता है, हरिहर सेकंड आता है। जो बच्चे अंग्रेजी वाले हैं प्रयास करिए खुद से अंग्रेजी लिखने का, लेकिन हम थोड़ा सा लिख भी देते हैं यहाँ पर। दूसरा शासक बच्चों हमारा कौन है? हरिहर द्वितीय है। 1337 से लेकर के 1404 तक ये शासन करता है। 1337 से लेकर के 1404 तक शासन करता है, और इसे उपाधि यानी कि टाइटल मिला हुआ था राजाधिराज का। इसने राजाधिराज की टाइटल, राजाधिराज की उपाधि धारण की थी, और राज परमेश्वर की, राजाधिराज और राज परमेश्वर, ध्यान रखिएगा, राजाधिराज इसने, यह जो है ना राजाधिराज, और एवं दूसरा क्या है टाइटल? राज परमेश्वर, राज परमेश्वर, इनको टाइटल मिली थी राजाधिराज एवं राज परमेश्वर का, ठीक है। और साथ ही साथ अगर बात करें हम इनके उपासक की, तो ये उपासक थे विरूपाक्ष का। ये विरूपाक्ष का क्या थे? उपासक हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं उसके बाद एक नए शासक की, जिसका नाम है देवराय प्रथम। एक नया शासक आता है जिसका नाम क्या है बच्चों? देवराय प्रथम। ये देवराय प्रथम जो है बच्चों, ये 1406 से लेकर के 1422 तक शासन करता है। इनके शासन के बाद, किनके शासन के बाद? तो हरिहर द्वितीय के शासन के बाद ये शासन करता है देवराय प्रथम 1406 से लेकर के 1422 तक। और 1430 में, ठीक है, 1430 में एक इटालियन ट्रेवलर आता है जिसका नाम है निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी, ठीक है। वो विजयनगर साम्राज्य में आता है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक निकोलो कॉन्टी 1430 में क्या करता है? विजयनगर साम्राज्य में आता है। और इसी के समय, इनके समय में एक, हालांकि ये देवराय प्रथम के बाद आता है, देवराय द्वितीय के समय में आता है। ये कब आता है बच्चों? देवराय प्रथम के समय में नहीं, देवराय द्वितीय के समय में आता है। देवराय द्वितीय का शासन चलता है 1422 से लेकर के 1446 तक। 1422 से लेकर के मेरे प्यारे बच्चों 1446 तक उसका शासन चलता है देवराय द्वितीय का, ठीक है। हम अभी देवराय प्रथम की चर्चा कर रहे हैं। देवराय प्रथम के समय में एक महत्वपूर्ण घटना घटित की। इसके समय में एक हरिविलास श्रीनाथ नाम के एक तेलुगु पोएट, तेलुगु कवि हुआ करते थे, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और 1430 ईस्वी में कौन आता है? एक इटालियन ट्रैवलर आता है जिसका नाम है निकोलो कॉन्टी विजिट विजयनगर। यानी विजयनगर में निकोलो कॉन्टी नाम का एक इटालियन, इटली से एक यात्री, एक ट्रैवलर आता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद अगला जो शासक होता है उसका नाम है देवराय द्वितीय। वो था देवराय प्रथम, और यह कौन है? तो यह है हमारा देवराय सेकेंड, यानी कि देवराय द्वितीय, ठीक है ना। हाँ, यह हमारा वो देवराय प्रथम था, और यह हमारा क्या है बच्चों? तो यह है देवराय हमारा द्वितीय, ठीक है ना। देवराय द्वितीय की हम अगर शासनकाल की बात करें तो 1422 से लेकर 1446 तक इसका शासनकाल होता है। और यह सबसे महान शासक, ग्रेटेस्ट रूलर का मतलब होता है महान शासक। सुन लो मेरी पुकार पवन सुत। मेरे प्यारे बच्चों, ये सबसे महान शासक था इस वंश का, ठीक है ना, देवराय द्वितीय। कौन? देवराय द्वितीय। इसको गजवेटकर भी कहा जाता था। गजवेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी। गजवेटकर, गज वेटकर, और गजवेटकर का मतलब क्या होता है? हाथियों का शिकारी होता है। यानी कि इसको हाथियों का शिकारी भी कहा जाता था। हाथियों की शिकारी का भी इसको टाइटल यानी कि उपाधि मिला हुआ था, ठीक है ना। इससे ज़्यादा हिंदी लिखने में बुआ हम असमर्थ हैं, इतना लिखे कम थोड़ी है। कह रहा है अंपायर टिल श्रीलंका। जब ये शासन में आया ना देवराय द्वितीय,
तो इसने अपने राजधानी को, अपने साम्राज्य को फैला करके, विस्तार करके कहाँ तक ले गया? श्रीलंका के सीलोन तक ले गया। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि इसने बच्चों, एक मिनट, आप लिख सकते हैं कि इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करके, इसने बच्चों अपने साम्राज्य का विस्तार करके उसे श्रीलंका के सीलोन तक ले गया। ठीक है, यह अपने साम्राज्य का विस्तार करके कहाँ ले गया? श्रीलंका के सीलोन तक ले गया। ठीक है, तो बताइए इस जगह तक जो बातें आपको बताई गई है, क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अगर नहीं है तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे एक दो मुख्य पॉइंट इस देवराय द्वितीय के समय में ही जो और घटित हुआ है उसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे। इसके बाद बच्चों एक पर्शियन एम्बेसडर, ठीक है, एक पर्शियन एम्बेसडर का स्पेलिंग गलत है, जिसका नाम था अब्दुर रजक, एक पर्शियन एम्बेसडर था जिसका नाम था अब्दुर रजक। वो विजिट करता है, वो आता है कहाँ? विजयनगर साम्राज्य में इसी के समय में। और इस साम्राज्य का और इस वंश का सबसे आखिरी शासक, सबसे लास्ट रूलर जो होता है बच्चों, वो है कौन? तो विरूपाक्ष द्वितीय। इस वंश का सबसे आखिरी रूलर कौन है? तो विरूपाक्ष द्वितीय है। और यह 1665 से लेकर के 1685 तक क्या करता है? इस वंश में शासन करता है। ठीक है, 1665 से लेकर 1685 तक, और करा है 1465 से लेकर 1485 तक। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों 1485 की, किसकी? 1485 की, तो 1485 में एक फेमस व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है प्रौढ़ देवराय। क्या नाम था? प्रौढ़ देवराय। आप चाहें तो हम लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं प्रौढ़ देवराय। ठीक है ना, प्रौढ़ देवराय कह रहा है बिकेम रूलर फॉर फ्यू डेज, बस कुछ ही दिनों के लिए इनको वहाँ का क्या किया गया था? शासक बनाया गया था। कुछ ही दिनों के लिए ये शासक बने हुए थे, शासन में आए हुए थे। ठीक है, और गवर्नर ऑफ चंद्रगिरी उस समय में किसको बनाया गया? सालुब नरसिम्हा को उस समय में क्या कर दिया गया बच्चों? चंद्रगिरी का गवर्नर था सालुब नरसिम्हा। कौन था? सालुब नरसिम्हा क्या था? चंद्रगिरी का गवर्नर था। ठीक है, और सालुब नरसिम्हा जो है ना, उसी ने स्थापना किया था किस वंश का? उसी ने स्थापना किया था सालुब वंश की। किसकी? सालुब वंश की। और सालुब वंश चलता है बच्चों 1485 से लेकर के 1505 तक। 1485 से लेकर के 1505 तक यह वंश चलता है, जिस वंश का नाम क्या है? सालुब वंश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस सालुब वंश के जो संस्थापक है उनका नाम है सालुब नरसिम्हा। कौन सा सालुब नरसिम्हा? यही, अच्छा सालुका लिखा गया, माफ़ी चाहेंगे बच्चों, सालुब है, सालुब नरसिम्हा, जो कि गवर्नर था कहाँ का? चंद्रगिरी का। ये चंद्रगिरी का गवर्नर था, जो कि अब क्या बन गया? अगले वंश की स्थापना करता है और अगला शासक बनता है सालुब नरसिम्हा के नाम से फेमस होकर। ठीक है, 1485 से लेकर के 1490 तक पहले इसका शासन होता है। 5 साल, महज 5 साल के लिए इन्होंने शासन किया था, 1485 से लेकर के कब तक बच्चों? 1490 तक। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिन बच्चों को भी चाहिए। आइए हम बात करते हैं बच्चों सालुब नरसिंह के ऊपर में। ठीक है ना, सबसे पहले हम बात करें सालुब नरसिंह की, तो जब सालुब नरसिंह की बच्चे मृत्यु होती है ना, उस समय इनका 2 बेटा था। ठीक है, सालुब नरसिंह की जब मृत्यु होती है, सालुब नरसिंह ने शासन किया और उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है बच्चों, तो इनके मृत्यु के बाद इनके बेटे को शासन बनाया जाना चाहिए। और ये सालुब नरसिंह मरने से पहले अब इस बच्चे का गार्जियन और अपने राज्य का सेनापति बना करके बना देते हैं नरसा नायक को। किसको बना देते हैं बच्चों? नरसा नायक को। ये अलग अलग नाम है, नरसा अलग है और नायक अलग है। नरसा और नायक इसका टाइटल है। ठीक है ना, नरसा नायक को ये क्या करता है? गार्जियन या सेनापति इसका जो रहता है उसको बना करके मर जाता है। अब सालुब नरसिंह के 2 बेटे हैं, दोनों में पहला बेटा का नाम है तिम्मा नरसिंह और दूसरा का नाम है इमारी नरसिंह। पहला का नाम है तिम्मा नरसिंह और दूसरा का नाम क्या है बच्चों? इमारी
सॉरी इमारी नरसिंह, इमारी नरसिंह, एक है तिम्मा नरसिंह और दूसरा क्या है इमारी नरसिंह। ये जो है ना इसका सेनापति नरसा नायक, उसने क्या किया कि इनके बेटे को क्या करता है, शासक बना देता है। क्या करता है, इनके बेटे को शासक बना देता है। इनका बेटा जो था वो तिम्मा नरसिंह और इमारी नरसिंह। तो इसमें से इमारी नरसिंह को ना ठीक है, इमारी नरसिंह को ये क्या करते हैं, शासक बना देते हैं। लेकिन अफसोस कि 1505 की बात है, वही नरसा नायक जो कि सेनापति या गार्जियन था, उसी नरसा नायक का एक बेटा है जिसका नाम है वीर नरसिम्हा। क्या नाम था, वीर नरसिम्हा करे किल्ड इमारी नरसिंह। वह इमाड़ी नरसिंह को क्या करता है, मार देता है, इमाड़ी नरसिंह की हत्या कर देता है। और इमारी नरसिंह की हत्या करने के बाद एक नए वंश की स्थापना करता है। और ये वंश की स्थापना 1505 में होती है, क्योंकि 1505 में ही उसकी हत्या होती है। और यह जो नया वंश था बच्चों, उस वंश का नाम था तुलुव वंश। यह वंश 1505 से लेकर के 1565 तक चलता है, यानी कि लगभग 60 सालों तक चलता है ये हमारा ये वंश। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों पर चर्चा करते हैं। तो हमने देखा बच्चों कि वीर नरसिंह क्या करता है, इमारी नरसिंह को मार देता है। उसके बाद अगला शासक बनता है वीर नरसिंह, और ज़्यादा दिनों तक नहीं, 1505 से लेकर 1509 तक, 1505 से लेकर बच्चों 1509 तक, यानी कि 4 सालों के लिए शासन की बागडोर संभालता है। इसको टाइटल मिला था भुजबल का, जिसके भुजा में बल हो, जिसके बाह में भुजा में क्या हो, हाथ में बल हो, उसी को कहा जाता है भुजबल। तो इसको भुजबल की भी क्या हुई थी, उपाधि मिला था। ठीक है, और इस वंश का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर, सबसे फेमस शासक की अगर हम बात करें बच्चों, तो वो हुए हैं कृष्णराय। वो क्या कौन हुए हैं, कृष्णराय, जिन्होंने 1509 से लेकर के 1529 तक शासन किया। कृष्णराय ने कब से कब तक शासन किया बच्चों, तो 1509 से लेकर के 1529 तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। और 1510 में कह रहा है फादर लुइस वाज सेंड बाई अलबुकर्नी इन हिज कोर्ट। ठीक है, यहाँ पर बच्चों स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। ठीक है, 1509 से लेकर 1510 तक, ठीक है, कृष्णदेव राय क्या करते हैं, हाँ, शासन करते हैं। ठीक है, इसके बाद की बात अगर हम करें बच्चों, तो इसके बाद की बात अगर करें बच्चों, तो पीपीटी यहीं तक बना हुआ है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा, अगर नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फिर से वापस अपने बोर्ड की तरफ, आइए। हाँ जी, तो चीज़ें क्लियर हैं। अब इसी के समय में ना एक पुर्तगाली यात्री जिसका नाम था एडवर्डी बारबोस, एक पुर्तगाली यात्री जिसका नाम बच्चों था एडवर्डी बारबोस, वो इसी के समय में, ठीक है, और एक दूसरा था डोमिंगो पायस। एडवर्डी बारबोस और डोमिंगो पायस इसी के समय में भारत आया हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, 2 पुर्तगाली यात्री हैं, लिख देते हैं यहाँ पर, पुर्तगाली यात्री, क्या नाम है इनका पुर्तगाली यात्री हैं। एक का नाम था एडवर्डी बारबोस, ठीक है, एक का नाम क्या था बच्चों, एडवर्डी बारबोस। ठीक है, और क्या हुआ पांडे सर, हेलो बच्चों, क्या वीडियो रुक चुकी है, क्या क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, हेलो।